हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़, गुजकेट के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ और मोस्ट रेलेवेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के आने की आशंका है वो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पेन पेपर लेके बैठना है और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करना है। इसी वे में आपको पूरा लेक्चर रिवाइज करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, तो उसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करो। मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इन अ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ग्राफ दिया गया है हमको, और यहाँ पे ये 2 सेकेंड का है और 6 सेकेंड तक ये 2 सेकेंड है, बीच में कहीं 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है। ये चार्ज है मेरे पास और ये मेरे पास जो है टाइम है। तो पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखोगे। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर चार्ज जो है कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक चार्ज क्या है, कांस्टेंट। मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमारी चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसके अंदर होगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वो होगा करंट की वैल्यू 0। ये बात ध्यान रखना, ओके। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का देखो ध्यान से, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर चार्ज कांस्टेंट था, तो I इक्वल टू dq बाई dt, तो करंट हमारा 0 आ गया। अगर बाई चांस 0 से 2 तक पूछा होता तो देखो चार्ज इंक्रीज कर रहा है उस समय, तो इस समय हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करके इसका इक्वेशन फाइंड करके डिफरेंशिएट करते या तो एरिया फाइंड करते। उस तरह से हम कुछ भी करके हम अपना जो है करंट की वैल्यू निकालते हैं, स्लोप फाइंड करके निकाल लेते हैं, ओके। तो करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूजेस एमीटर एंड वोल्टमीटर इन सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड करेक्टली टू द रजिस्टर इन द सर्किट। तो बताओ, हमको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ वेरीफाई करता है V इक्वल टू IR। तो वो सर्किट में सर्किट किस तरह से होती है, तो ओम्स लॉ किस तरह सर्किट होती है, ध्यान देखोगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे वोल्टमीटर, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये हमारा बैटरी का वो है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के जस्ट पैरेलल में हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस की हम सीरीज में इस तरह से एमीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ओम्स लॉ का सर्किट। तो क्या बोल रहा है, हमेशा याद रखना कि जो एमीटर होता है ना उससे रेजिस्टेंस की सीरीज में होगा, तभी इसका करंट जो है मेजर कर पाएगा। ये देखो, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है, इसलिए हम एमीटर को रखते हैं सीरीज में। और वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ओके। तो इसको यहाँ से रफ करके आप करते हैं अपना हम थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। सारे क्वेश्चन रैंडमली, ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूँ कि पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा फिर रेजिस्टेंस आएगा। चैप्टर नंबर 3 के रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, ओके। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विथ अ सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमारे पास इस तरह से ऊपर सेल होता है, ठीक है, ओके। ऑन शंटिंग द सेल ऑफ द रेजिस्टेंस 2 ओम, हाँ ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास सेल होता है, ध्यान से देखोगे। और इस तरह से नीचे पोटेंशियोमीटर का वायर होता है। तो यहाँ से हमको जो अननोन ईएमएफ फाइंड करना होता है इस तरह से, तो उसका हम यहाँ से गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन लाते हैं और हमको एल पॉइंट पर वो बैलेंसिंग लेंथ मिलता है, उसी ऊपर से हम फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या बात की गई है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली फॉर्मूला को पता होता है कि जो R इक्वल टू होता है वो होता है, ध्यान से देखोगे, फॉर्मूला L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल R। ये हमने फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ा हुआ है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करोगे, बोर्ड में कॉन्सेप्ट लगाने जाओगे तो टाइम नहीं रहेगा, फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ करो। ध्यान रखना, इसमें एक दो बात ध्यान रखने वाली है कि जो L1 होता है ना वो बड़ा लेंथ होता है, मीन्स इनिशियल वाला लेंथ होता है। L2 जो होता है फाइनल लेंथ, जो कि छोटा होता है L1 से। ऊपर बड़ा लेंथ हमेशा रहेगा, नीचे छोटा रहेगा, ध्यान रखना। -1 इंटू R रेजिस्टेंस, जो कि हम यहाँ पे बोला है ना कि ऑन स्टंटिंग द सेल विद रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ये सेल के पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सेल का, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसके पैरेलल में हमने एक और R रेजिस्टेंस लगा दिया। डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो। हमको पहला बड़ा लेंथ क्या दिया 240, तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन नीचे हो जाएगा 120 -1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमको दिया है 2 ओम का, तो यहाँ पर 2 रखो तो ये हो जाएगा कट 2 था, 2 - 1 1 1 इंटू 2 2, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है सर्किट का वो आ रहा है 2 ओम। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डायरेक्टली फॉर्मूला इसको आप नोट कर लो, ओके। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है, तो पहले आप इसको पॉज करके ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बार जो क्वेश्चन है मीटर ब्रिज के बारे में बोल रहा है। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को लेके बैलेंस करते थे, उसके बाद हम उसका दोनों का रेशियो लेते थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मतलब देखो इस तरह से यहाँ पर एक P रेजिस्टेंस है और यहाँ पर Q रेजिस्टेंस है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर वायर दिया है, ये हमारा लेंथ था, इतने की काम हमको, तो इतना ही ड्रॉ करता हूँ मैं। और गैल्वेनोमीटर यहाँ से दिया है, यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा कि ये ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। तो इनिशियली P इक्वल टू 4 ओम, मतलब ये जो है इनिशियली जो है P जो है वो 4 ओम है, और बाद में क्या है और, ठीक है। एंड द न्यूट्रल पॉइंट N इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो इनिशियली ये था, ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से था, ठीक है। तो बाकी बचा होगा ये 100 - 60, ये होता है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज में क्या होता है कि टोटल 1 मीटर का होता है, ये 60 सेंटीमीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ P, द न्यू पोजिशन इज फाउंड एट 80, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस पूछा है। तो क्या बोल रहे हैं पता है, उसके बाद क्या किया, बाद में इसके सीरीज में हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 60 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया 80 सेंटीमीटर पे। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हम ढूंढते हैं। तो पहले तो ये इक्वेशन लिखता हूँ, इससे क्या इक्वेशन आएगा कि 4/60, देखो ये होता है ना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो 4/60 इक्वल टू हो जाएगा Q/40। तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी, 2 ज़ा 3 ज़ा, तो Q की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को 8/3, ठीक है, पहले क्वेश्चन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पैरेलल में देखो P के पैरेलल में यहाँ पे ये P तो 4 ओम है, उसके पैरेलल में हमने एक R रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये 4 ओम है और ये R है। R की वैल्यू हमको ढूंढनी है। और इस बार जो शिफ्ट हो गया ये 80 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 20। तो अब इक्वेशन लिखो। अब इक्वेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से, सीरीज में है ना, क्या लिखा है, शंट किया है कि सीरीज में लिखा है, द न्यू रेजिस्टेंस R, ओके सीरीज में है, तो 4+R, तो 4+R अपॉन इसका टोटल नीचे का लेंथ 80, इसका क्या हो जाएगा इंटू Q/20, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमको यहाँ से हमने निकाल ली है, तो वही यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले 24 × 80 हो जाएगा, तो 4+R/4
इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है मेरे पास? क्यू है मेरे पास 8/3, तो यहाँ पे 8/3 रखते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 4 12 प्लस 3r इक्वल टू 8 4 32, तो 3r इक्वल टू 20, तो r इक्वल टू हो रहा है मेरा 20/3। इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली बोला कि सीरीज में r रेजिस्टेंस लगा दिया है तो r की वैल्यू क्या होगी निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया 20/3। होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका। इसी तरह से आप क्वेश्चंस पॉज करके ट्राई करते रहो, मैं उसका सॉल्यूशन कराता रहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पॉज करके ट्राई जरूर करना है। आप खाली लेक्चर देखते रहोगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा आपको। एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। उसके बाद क्या बोला गया है देखो क्वेश्चन में, आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर की बात की है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आइडियल सेल होता है ना ऊपर का, ये हमारे पास आइडियल सेल होता है। इसके क्या बोलते हैं, ये 4 वोल्ट का है और इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखा गया है इस तरह से। आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा इसकी सीरीज में है विद द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद नीचे यहाँ पे वायर होता है पोटेंशियोमीटर का और ऊपर की ये प्राइमरी सर्किट होती है। ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका टोटल लेंथ जो है 1 मीटर का है। ओके, एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। ये जो वायर है ना यहाँ पे, ये हम लेते हैं ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसका जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है ना, इसका रेजिस्टेंस उन्होंने 5 ओम दिया है। ओके, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको 5 ओम दिया है। द वैल्यू ऑफ आर टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिलीवोल्ट अक्रॉस द 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हम जो ईएमएफ कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नल पॉइंट आना चाहिए ना, ये वाला, ये बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। ये उसमें ये आर की वैल्यू क्या होगी, ये आर की वैल्यू हमको पूछिए। और ये जो है हमारा सर्किट, ये जो है 5 मिलीवोल्ट है। ओके, और ये जो है मेरा 10 सेंटी, ओके ये कुछ नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है ना सेल का, तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मत ड्रॉ करो। ओके, तो इतनी सर्किट में बात की है। क्या बोला है कि प्राइमरी सेल के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है और हमने वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो हमको ये आर की वैल्यू क्या होगी कि जो ये सर्किट है इसका जो नल पॉइंट आ रहा है, देखो नल पॉइंट इधर करंट इक्वल टू 0 होगा ना नल पॉइंट पर, तो ये नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम देखते हैं कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर तो 4 वोल्ट है, पर वायर के अक्रॉस कुछ अलग ही पोटेंशियल वोल्ट होगा। तो देखोगे ध्यान से, ये पूरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे तो करंट 0 है, देखो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि ये नल पॉइंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे तो करंट 0 है, मतलब जो भी करंट आएगा पूरा का पूरा करंट वो इसी सर्किट में चला जाएगा। ठीक है, एक बार सुन लो ध्यान से, पूरा का पूरा करंट आया, पूरा इसी सर्किट में चला गया करंट। तो हमको ढूंढना है कि मतलब ये वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। ये 4 वोल्ट है, पर यहाँ पर 4 वोल्ट नहीं जाएगा ना कुछ तो ये रेजिस्टेंस भी खाएगा, तो कितना होगा हम ढूंढते हैं इसको। देखो ठीक है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है। तो क्या करता हूँ मैं, करंट हमको पता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना है ये 4 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 + R। तो ये मेरा I की वैल्यू मिल गई। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम V अक्रॉस द वायर निकालता हूँ, जो कि हो जाएगा देखो I × R। तो I है मेरा 4/5 + R इंटू 5 ओम, तो मेरा आ रहा है 20/5 + R वोल्ट। ठीक है, ये मेरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। हमको तो R की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम वो इक्वेशन लिखते हैं कि जो इसका पोटेंशियल होगा, इसको मैं V डैश बोलता हूँ। जो V डैश होता है वो होता है V/L टाइम्स ऑफ L डैश, है ना। आपने लिखा होगा ना कि V डैश इक्वल टू होता है K टाइम्स ऑफ L। मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमको फाइंड करना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L डैश लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो V डैश इसकी वैल्यू क्या है 5 मिलीवोल्ट, मतलब 5 × 10⁻³ वोल्ट। V
वी इसके अक्रॉस कितना है, देखो ये पोटेंशियल नहीं लिखते हैं हम वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो रखते हैं इस वी की जगह पर। तो वी क्या है 20/5 + r इंटू वायर का लेंथ अपॉन एल। वायर का लेंथ तो टोटल 1 मीटर है तो उसको हम नहीं लिखेंगे 1 अपॉन, और एल डैश क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या होगा देखो, तो 10⁻² से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 10⁻1, तो यहाँ पे 10⁻² बचेगा। तो देखो ध्यान से इसके आगे का काम करता हूँ मैं, इसके आगे का काम मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलो तो हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे आ रहा है 10⁻² इक्वल टू हो रहा है 20/5 + r, 20/5 + r यही आ रहा है ना। ये देखो 10⁻1 है, ये भी नीचे चला गया तो 10⁻² हो जाएगा और 20 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 5 4 से 20 हो जाएगा। और ध्यान देखोगे तो 5 + r इक्वल टू आ रहा है 4 इंटू 10⁻², तो 5 + r इक्वल टू आ रहा है 400, तो r इक्वल टू आ जाएगा 395 ओम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 395 ओम है। देखो 5 इंटू 10⁻² था तो 10⁻² यहाँ पे चला जाएगा तो 10⁻² हो गया, तो 5 + r देखो 5 + r ऊपर आ गया इक्वल टू 4 इंटू 10⁻², तो 5 + r इक्वल टू 400, तो r इक्वल टू आ रहा है 395 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमको देखना होता है कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसको मैंने करंट निकाल के निकाला। आप चाहे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ये वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो एक तरीका दिखाता हूँ आपको कि ये R और ये 5 ओम दोनों सीरीज में है ना, तो हमको पता है कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो करंट कांस्टेंट होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देखो कि V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो V1/V2 इक्वल टू R1/R2। तो V1 क्या है देखो मेरा 4 वोल्ट, और V2 क्या है, अच्छा V1 हमको नहीं पता इसके और इसके अक्रॉस, तो V1 मैं मान लेता हूँ चलो कुछ भी है, तो V1/V2 इक्वल टू R1 कितना है, R1 है R, ठीक है, और R2 कितना है मेरे पास 5। तो एक इक्वेशन ये मिल गया, और दूसरा इक्वेशन हमको पता है कि V1 + V2 करूँगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करूँगा। मान लो ये V1 है मेरा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, तो V1 + V2 करूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 4 वोल्ट, क्योंकि टोटल पोटेंशियल यही तो है जो V1 और V2 में डिवाइड हुआ है। तो V1 + V2 आना चाहिए 4 वोल्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन से आ रहा है V1/V2 इक्वल टू R/5, और V1 + V2 आ रहा है 4 वोल्ट। तो इससे हमको निकालना क्या है कि V2 हमको निकालना है। ओके, तो V2 कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ से V1 को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू V2/5, V1 हो जाएगा R इंटू V2/5, ये आ रहा है। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे R इंटू V2/5 प्लस V2 इक्वल टू आ रहा है 4। तो इसे देखो सॉल्व करूँगा ना मैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, V2 कॉमन लेता हूँ मैं और अंदर बच रहा है R + 5/5 इक्वल टू 4, तो V2 इक्वल टू आ रहा है 20/R + 5। देखो दोनों तरीके से, चाहे आप करंट निकाल के पोटेंशियल निकाल लो इसके अक्रॉस V2, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, दोनों तरीका सही है, दोनों तरीका इजी भी है, कोई भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, देखो सेम आंसर आ गया 20/R + 5। ओके, तो होप्स तो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। उसके बाद तो आप कर लोगे कि V' इक्वल टू V/L इंटू L डैश। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सारे क्वेश्चन रैंडमली हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने ही मतलब लेवल के होंगे। बोर्ड में क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस उनमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि कैलकुलेशन करवाते हैं, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन का भी थोड़ी आदत डालनी पड़ती है हमको। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लेना जरूरी था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके
ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मटेरियल वेरिड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से वेरी कर रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई। तो वी आई ग्राफ क्या होगा, हमको वी आई ग्राफ के बारे में बात की गई है। तो ध्यान से हमको इस इक्वेशन में वी और आई का टर्म लाना पड़ेगा। तो कैसे लाऊंगा मैं, हमको पता होता है कि आई इक्वल टू होता है वी डी ई एन ए। आई इक्वल टू वी ना होता है ना, वी डी ई एन ए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ई एन ए। तो इसे देखो मैं आई का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो आई अपॉन ई एन ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको वी का टर्म लाना है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म कैसे लाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वी बाई एल। ठीक है, वी बाई एल। अब तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी आ रहा है। इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, है ना। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जा रहा है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ध्यान से देखोगे तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो v वर्सेस i का, ये मेरा v का ही, ये मेरा i है। तो इस तरह से मेरा ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होता है ना। अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे होता, यहाँ पे इस तरह से होता। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता तब हमारा जो ग्राफ होता वो इस तरह से ग्राफ बनता। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच लगा है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हमको वी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन दिया था, लेकिन हमको रिलेशन चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो हमने उस रिलेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है सी ऑप्शन है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है ना, तो आप जाके लेक्चर्स देख लीजिए, जिसको मैंने पूरे लेक्चर की सीरीज पूरी बनी हुई है। इसमें तो जो है आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन दिया गया है, व्हीटस्टोन नेटवर्क दिया गया है, द रेजिस्टेंस विथ शंट। देखो यहाँ पे इस तरह से दिया है, व्हीटस्टोन का नेटवर्क दिया है PQRS। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। व्हीटस्टोन भी तो पता है ना आपको कि बीच वाले ब्रांच में करंट 0 हो जाता है। इस तरह से दिया गया है फिगर। और क्या बोल रहे हैं, ध्यान से इन लोग बोल रहे हैं कि द रेजिस्टेंस विथ शंटेड विथ एस के साथ। देखो ये P है, P की वैल्यू देखो PQRS। P की वैल्यू क्या दी है हमको 2 ओम, Q की वैल्यू क्या दी है हमको 2 ओम, R की वैल्यू 2 ओम, S की वैल्यू 2 ओम, नहीं S की वैल्यू दी है 3 ओम। अब बताओ ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाए। लेकिन ध्यान से यहाँ पर देखो कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं, R। इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस R लगाऊं कि जिससे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का कंडीशन क्या है कि मैं लिखता हूँ P अपॉन Q इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन S। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू हो रहा है 2 अपॉन, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 3R अपॉन 3 प्लस R। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखोगे। तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं कि 3R अपॉन 3 प्लस R इक्वल टू आ रहा है 2। तो सॉल्व करेंगे 3R इक्वल टू 6 प्लस 2R, तो R इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 6 ओम। तो यहाँ पे अगर 6 ओम का रेजिस्टेंस लूँगा तो 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा 2, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है 2, तो 2 और 2 ओम आपस में हो जाते हैं 2 और 2 ओम। देखो 2 और 2 ओम यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो R इक्वल टू 6 है। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे
कि 3 के पैरेलल में ऐसा क्या होगा कि जिससे हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ जाए। 2 आएगा तभी तो बैलेंस होगा, तो 3 के पैरेलल में 6 आएगा तभी हमारा आंसर 2 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर वो 6 ओम है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B। देखो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे VA है और ये जो है किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है, और यहाँ पे इस तरह से पोटेंशियल दिया गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरा पॉइंट VB है। तो VA माइनस VB पूछा है ना हमको, और करंट का डायरेक्शन इस तरफ दिया गया है। और क्या दिया है, ये 2 ओम है, ये जो है 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है। ओके, इस तरह से। तो हमको इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या पता होता है कि अगर हम करंट, देखो इस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं करंट के अलावा मूव कर रहा हूँ तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है नेगेटिव, है ना। और करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल में इसमें क्या होता है, बैटरी के अंदर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो आंसर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँ तो पॉजिटिव, ठीक है। बाद में जो आता है वो, जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊँ तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँ तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। मतलब बाद में जो करते हैं वही हमारा आंसर आता है, बाद में जो होता है वो। और करंट के केस में, रेजिस्टेंस के केस में, करंट के अलॉन्ग मूव करो तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट मूव करो तो पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से लिखता हूँ VA माइनस क्या हो रहा है, देखो 2 इंटू, ये मैं करंट है तो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, करंट कितना दिया है हमको, करंट दिया 2 एम्पियर, तो ये है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R, तो यहाँ पे आ रहा है 4 वोल्ट। और इसमें देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे है 3 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, ये मेरा पाथ है, VA से VB मूव कर रहा हूँ, देखो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो I इंटू R, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 वोल्ट, इक्वल टू हो रहा है मेरा VB। तो VA माइनस VB करूँगा ध्यान से, तो मेरा आंसर आ रहा है 9 वोल्ट, प्लस 9 वोल्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना इसके अंदर, जो प्लस 9 वोल्ट वाला होगा वो करेक्ट है। ओके, तो सब आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसके अंदर किरचॉफ का लॉ है, करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो नेगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट तो पॉजिटिव, और बैटरी केस में पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसके रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर सकते हो। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीस ऑफ वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड बंडल टुगेदर फ्रॉम साइड टू साइड टू मेक अ थिकर वायर। मतलब क्या बोल रहे हैं पता है, हमारे पास इस तरह से वायर है कोई, उसको मैं 4 पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ इस तरह से, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, और चारों पार्ट को मैं साइड बाय साइड इस तरह से अरेंज कर दे रहा हूँ। तो बोल रहे हैं अगर कि इसका रेजिस्टेंस मान लो मतलब जो भी हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये वायर का, उससे कितना टाइम्स होगा, उससे ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा। तो मान लेता हूँ इस वायर का रेजिस्टेंस टोटल R है, तो अगर 4 पार्ट में हमने कट किया है तो उसका लेंथ हमने कम कर दिया है, लेंथ कम कर दिया ना हमने 4 पार्ट में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी सेम है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। 4 पार्ट में कम कर दिया मतलब लेंथ कम कर दिया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी सेम है, सब में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4, लेंथ को 4 पार्ट में कट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस हो गया R/4, R/4। ठीक है, इस तरह से मतलब चारों हमारे रेजिस्टेंस जो है R/4 वाले हैं। ओके, अब क्या बोल दिया, ध्यान से देखोगे कि अब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखोगे इस केस में तो लेंथ हो तो इसका L/4 है,
लेंथ तो इसका L/4 है ना, टोटल L/4 लेंथ हो जाएगा ये। लेकिन इसका एरिया जो हो गया ना, ये एरिया हो गया 4A। अगर ये एरिया मान लो A है तो इसका एरिया हो गया 4A। तो हमारा जो R डैश की वैल्यू आ रही है, देखो R डैश की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू लेंथ जो है L/4 है और एरिया जो है 4A है। तो ध्यान से देखोगे R डैश की वैल्यू आ रही है रो L/16A। मतलब इसके मतलब क्या है कि R डैश की वैल्यू जो आ रही है वो R/16 आ रही है। मतलब इससे जो है 16 टाइम्स कम इसकी वैल्यू होगी, है ना। इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा तो क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। तो R डैश की जो वैल्यू आ रही है वो R/16, मतलब इसके रेजिस्टेंस से 16 टाइम्स कम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमने इसको कट कर दिया तो इसका लेंथ तो कम हो गया पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था इसके अंदर। लेकिन चारों को हम साइड बाय साइड अरेंज कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा 4A क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ हो जाएगा L/4। तो पुट करोगे तो हमारा आंसर आएगा R/16। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। लिखा है बल्ब के बारे में क्वेश्चन है, बल्ब वाला क्वेश्चन है। 3 bulbs B1, B2, B3 are connected to the mains as shown in the figure। मतलब यहाँ पे एक बल्ब है, B1 बल्ब है, इसको बल्ब समझो आप, और यहाँ पे दूसरा बल्ब है B2 और यहाँ पे जो है स्विच लगा है इस तरह से, और यहाँ पे तीसरा बल्ब है B3। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, 3 bulbs B1, B2, B3 are connected to the main as shown in the figure। If B3 is disconnected from the circuit। ये जो B3 है पहले फिगर में पूरा कनेक्टेड थे, उसके बाद क्या किया उन्होंने कि B3 को डिस्कनेक्ट कर दिया बाय ओपनिंग द स्विच। ये स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है। तो B3 क्या हो गया, इसको हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। ओके, तो देन इंडेंसेंट ऑफ द बल्ब। इंडेंसेंट मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, ठीक है। इनकैंडेंस जो भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 विल बी। तो B1 का ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है, वो सोचते हैं। तो B1 के ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान देखोगे हमारे पास समझ लो, मान लो मेन से मतलब यहाँ से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो मान लो इनिशियली ये बल्ब कनेक्टेड था, मान लो क्या है कि इनिशियली बल्ब कनेक्टेड था, तो यहाँ से जो करंट निकल रहा था वो यहाँ पर भी जा रहा था और इस ब्रांच में भी आ रहा था, है कि नहीं। यहाँ पे जो करंट था वो इस ब्रांच में भी आ रहा था और इस ब्रांच में भी आ रहा था। तो अगर हम इस ब्रांच को ओपन कर देंगे तो यहाँ का जो करंट जा रहा था वो अब इस बल्ब में से नहीं जाएगा। समझ पड़ा मेरे क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। पहले क्या था कि B1, B2, B3 जो है तीनों कनेक्टेड थे। उसके बाद बोला कि B3 को डिस्कनेक्ट कर दिया, कि B3 के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो है सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या B1 के ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले जो इनिशियली जो है ना ज़्यादा करंट जा रहा था सर्किट में से, जैसे यहाँ से I करंट निकला तो यहाँ पे जा रहा था I1 करंट और यहाँ पे जा रहा था I2 करंट। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू इनिशियली आ रही थी वो आ रही थी I1 प्लस I2, है ना। उसके बाद क्या कर दिया हमने सर्किट में, उसके बाद सर्किट में हमने जो है कि I2 को मतलब ये वाला इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब जो है करंट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो है कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। तो ये सर्किट में से ना इसके में से कम करंट निकलेगा जो कि सिर्फ यहाँ पर ही जा सके, सिर्फ इन दोनों ब्रांच में। और बिकॉज ये ब्रांच जो है इसके सीरीज में है तो आगे समझाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड केस में ये डिस्कनेक्ट हो गया तो I डैश की वैल्यू मेरी सिर्फ I1 की इक्वल आएगा। जो I2 वाला ब्रांच है ना वो करंट जो है कम हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है I, यहाँ पर जो करंट जा रहा है I की वैल्यू हो जाएगी I डैश की वैल्यू जो हो जाएगी, जो कि यहाँ पर I डैश है, ये जो है इसको I डैश बोल रहा हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ I1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है ना I डैश, वो इस बार करंट
कम हो जाएगा। करंट कम हुआ तो क्या होगा, देखो ब्राइटनेस क्या होता है, ब्राइटनेस होता है पावर, कितना पावर दे रहा है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा I²R, पावर इक्वल टू हो जाएगा I²R। तो ध्यान से देखोगे तो I²R, ये करंट अगर कम हो गया, ठीक है, वायर का ये करंट अगर कम हो गया तो यहाँ पर पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखो कि ये अगर निकल गया तो मान लो, देखो अभी मान लो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, जैसे मानता हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3, दूसरी तरीके से समझो आप, ठीक है। पहले जो है टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, पहले जो है मान लेता हूँ कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये 1 ओम है, मान लो ये 1 ओम है, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी वैल्यू आपको लेना है, 1 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो। तो देखो पहले इनिशियली क्या आ रहा था, R इक्विवेलेंट मेरा, इनिशियली जो मेरा R इक्विवेलेंट आ रहा था पूरी सर्किट का, वो क्या आ रहा था 1 ओम पैरेलल में क्या आता है 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, मतलब इनिशियली जो मेरा R इक्विवेलेंट आ रहा है वो 3/2 ओम आ रहा है ना। तो करंट कितना होगा इसका, करंट इसमें टोटल करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू होगा V/R इक्विवेलेंट। तो इस बार जो करंट जा रहा है वो आ रहा है 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है, तो ये मेरा करंट आ रहा है, ठीक है, इतना, ये मेरा इनिशियली करंट है। अब बाद में फाइनली क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ सर्किट में, देखो उसके बाद क्या किया हमने, I3 को डिस्कनेक्ट कर दिया ये वाला, तो इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस बार जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, सेकंड केस में हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, ये तो काउंट नहीं होगा ना, 1 ओम प्लस 1 ओम हो जाएगा 2 ओम। तो इस बार मैं जो करंट लिख रहा हूँ I डैश, इस बार यहाँ से जो करंट निकल रहा है I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा V/2। देखो ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो I डैश की वैल्यू है ना वो लेस देन I1 है, IM, मतलब बाद में जो उसके अंदर करंट जा रहा है वो पहले वाले करंट से कम है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कम होगा ना, इससे तो कंपैरेटिवली बड़ा है ना डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या बोलते हैं 1.5 है और यहाँ पे 2 है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0.5 ही आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो 0.66 V आ रहा है। तो बाद में जो है करंट कम हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए देखोगे तो बाद में करंट कम हो गया तो पावर इक्वल टू I²R, पावर इक्वल टू I²R, करंट कम हो गया यहाँ पे, तो हमारा पावर है इसका सर्किट का वो जो है पावर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है। होप्स आपको दोनों तरीके से समझ पड़ा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको सोचना होता है कि मतलब पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप इस तरह से रेजिस्टेंस के एग्जांपल भी ले सकते हो, दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हो, आप रेजिस्टेंस मैंने 1 ओम लिया, कोई दूसरा भी ले सकते हो। आप वोल्टेज कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, क्वेश्चन तो उन लोग चाहे जो भी पूछें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से बल्ब वाला ही क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एन आइडियल सोर्स। ओके, द एमीटर A एंड वोल्टमीटर B आर आइडियल, द बल्ब B3 गेट्स फ्यूज्ड। इस बार भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि B3 बल्ब को फ्यूज कर दिया, तो क्या पूछा गया है, देन द रीडिंग ऑफ एम्पियर विल इंक्रीज एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल डिक्रीज। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, किस तरह से हमारे पास 3 बल्ब है यहाँ पर, ये मान लो B1 बल्ब है, ये मान लो B2 बल्ब है। 2 क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ बल्ब के रिलेटेड, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ये B3 बल्ब है और यहाँ पर इस तरह से पोटेंशियल V है और इसके सर्किट में यहाँ पर एमीटर लगा है A, और यहाँ पर इस तरह से ये लगा गया है, ये पूरी सर्किट है। क्या बोल रहे हैं, इनिशियली इस तरह से कनेक्टेड थे, तो मान लो इसका पोटेंशियल V है और एमीटर का करंट जो है A है। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने कि B3 को जो है ये बल्ब जो हमारा फ्यूज हो गया,
V3 फ्यूज हो जाएगा, तो इसके वोल्ट मीटर और एम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो ध्यान से, इसका पोटेंशियल मान लो V था, तो बिकॉज ये तीनों आपस में पैरेलल में है तो इसका भी पोटेंशियल होगा V, इसका भी पोटेंशियल होगा V और इसका भी पोटेंशियल होगा V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। तो अगर मान लो कि एक बल्ब फ्यूज हो भी जाता है तो ये पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी जो है इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना है? V होगा ना, कम थोड़ी हो जाएगा। ये भी तो पैरेलल में है आपस में, सारे पैरेलल में, सारे का पोटेंशियल V है। तो ओवरऑल ये जो मतलब अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा वो V का ही दिखाएगा। मतलब क्या है कि V रिमेन सेम, हमारा इतना पता चल गया हमको। अब बात करते हैं करंट की। अब बताओ करंट, डेफिनेटली करंट कम हो जाएगा। करंट कम क्यों होगा? उसका रीज़न है। देखो मान लो कि फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं अपना। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, तो आर इक्विवेलेंट आएगा, तीनों पैरेलल में है ना, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे, फिर आप यहाँ लिखोगे कि करंट हो जाएगा V/R, तो V/1/3। तो मेरा जो I आ रहा है वो 3V आ रहा है, पहले ही आ रहा है इनिशियली। बाद में क्या हुआ कि मैंने इसको फ्यूज़ कर दिया तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो अब इनको दो रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस, तो मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2, 1 और 1 का 1/2 हो गया। तो I इक्वल टू क्या आ रहा है? देखो V/1/2, तो I डैश इक्वल टू आ रहा है 2V। तो मतलब पहले का कंपेरिजन में करंट कम हो गया ना, मतलब एमीटर जो है आप कम रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घटता है। जैसे और बल्ब कनेक्ट करोगे वैसे और रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप बल्ब कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो होप्स आपको इसको समझ पड़ा होगा। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? वो सी ऑप्शन है। ठीक है, रीडिंग ऑफ ए मीटर विल डिक्रीज एंड रीडिंग ऑफ पोटेंशियल मीन वोल्ट मीटर विल बी कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया है क्वेश्चन में? द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। लो, सेमीकंडक्टर पर हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घटता है। इसका मतलब क्या है? इनिशियली जो है रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो हमारा जो करंट ग्राफ होगा वो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इनिशियली जो है मान लो ये रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो जो है ग्राफ इस तरह से बनेगा, पहले मैक्सिमम बाद में धीरे धीरे इस तरह से घट रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का रिलेशन सेम ही होता है। ठीक है, जो वेरिएशन रेजिस्टेंस का आएगा वही वेरिएशन रेजिस्टिविटी का भी आएगा। तो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम द ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास इस तरह से वायर है, मान लो इसका लेंथ L है, मान लो इसका एरिया जो है A है। इस वायर को जो है n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। कितना टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं लेंथ जो हो जाएगा वो जो L/n हो जाएगा। जैसे इसको डबल कर दिया आपने तो इसका लेंथ खींचोगे ना, इसको पकड़ के खींच लिए इस तरह से, जैसे कि आपने इसको दो गुना कर दिया खींच के, तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ L। 3 गुना खींचा तो लेंथ हो जाएगा 3L, 4 गुना खींचा तो लेंथ हो जाएगा 4L। इसका एरिया A है। अब इसको आप खींचोगे पकड़ के तो इसका एरिया भी तो कम हो जाएगा। तो इसका एरिया जो हो जाता है ना वो कम हो जाता है, वो हो जाता है A/n टाइम्स। ठीक है, पहले L था, A था, तो रेजिस्टेंस आ रहा था R इक्वल टू आ रहा था ρL/A। बाद में R डैश की वैल्यू क्या आएगी? R डैश की वैल्यू आएगी रो इंटू लेंथ कितना है n टाइम्स ऑफ L और एरिया कितना है A टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पे जो R डैश की वैल्यू आ रही है वो n² टाइम्स ऑफ ρL/A आ रही है। मीन्स R डैश की वैल्यू आ रही है n² टाइम्स ऑफ R। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, n² टाइम्स ऑफ R। इसको आपने देखो बढ़ा दिया खींच के, तो लेंथ तो बढ़ गया लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया। कितना टाइम्स घट गया? n टाइम्स। जैसे आपने डबल कर दिया तो लेंथ हो जाएगा 2 है लेकिन एरिया हो जाएगा A/2, इस तरह से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो n² टाइम्स। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए
तो आप डायरेक्टली पुट कर देना इस तरह से कि क्वेश्चन में ऐसा बोला कि वायर को जो है 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डायरेक्ट आप n² r लगा के आप कर देना। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको पॉज करके आप ट्राई कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की है क्वेश्चन के अंदर कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर ऑफ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। मोबिलिटी पूछा है इसके अंदर। अच्छा, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं आपको, मोबिलिटी क्या होता है? यहाँ पर नहीं पता तो नोट कर लो कि मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। कितने बच्चों लोगों को मोबिलिटी पता ही नहीं होता क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, कॉपर का वायर जिसका लेंथ है 2 मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसके अक्रॉस 200 वोल्ट का, और हमको क्या दिया है उसके अंदर, ओके, पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको जो दी है वो दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है मोबिलिटी। पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर V/L दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैं V/L कर सकता हूँ। तो V/L क्या हो जाएगा, 200/2। ओके, सब मीटर में ही दिया है ना, 200 मीटर सारे मीटर में है। ओके, तो 200/L हो जाएगा 100। और उसके बाद क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है हमको 0.5, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा आंसर आ रहा है 1/200। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/200? चेक कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 1000/200 इंटू 10⁻³ ओके, खाली इसको मैंने इस तरह से लिखा है। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो मेरा आंसर आ रहा है 5 × 10⁻³ ओके। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है ए ऑप्शन है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, 1 को 1000 इंटू 10⁻³ 1000/1000 जो है सेम हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो ये वाला हमारा जो होता है ना, ये V = IR, ये तो स्केलर फॉर्म होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वेक्टर फॉर्म में करने का मैंने आपको तरीका दिखाया था। क्या करो, V की जगह पर लिख दो, V की जगह पर लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, V का पोटेंशियल, V का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट का इक्विवेलेंट करंट डेंसिटी जो कि होता है J, और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से मैंने याद करके आपको दिखाया था। इसका जो फॉर्मूला आता है ना, E = आता है ρJ। तो E = ρJ कोई ऑप्शन में है, E = ρJ देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है 1/ कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी इज 1/ कंडक्टिविटी, यही यहाँ पर पुट कर दो। तो 1/ρ = J, तो यहाँ पर J = आ रहा है सिग्मा टाइम्स ऑफ E। इसको हम सिग्मा बोलते हैं या तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिग्मा इसका ग्रीक लेटर है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये है मेरा रेजिस्टिविटी रो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो J = आ रहा है सिग्मा टाइम्स ऑफ E। ये हमारा है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, J = सिग्मा E। या तो E = ρJ है, देखो ये दोनों है आंसर करेक्ट, E = ρJ है या तो J = सिग्मा E, दोनों हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों है आंसर करेक्ट, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछ रहे हैं सिंपल सा। हमको पता है कि VD जो होता है वो होता है E/m × टाउ एवरेज, है ना। मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। इस तरह के 2-3 और फॉर्मूले होते हैं, हमको पता है, जैसे कि I इक्वल टू होता है VDENA, ये सारे फॉर्मूले याद रखो आप, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके जगह आप इसको पुट कर सकते हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ML/NE² टाउ A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। उसके अंदर ये जो टर्म है मेरा, ये होता है रेजिस्टिविटी, M/N² टाउ। तो उसके ऊपर से हम लिखते हैं ना R इक्वल टू होता है ρL/A। तो रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, NE² टाउ बाई M। तो इसमें जो भी फॉर्मूला पूछे आप डायरेक्टली इसको एप्लीकेशन कर सकते हो, ओके। ये 3-4 फॉर्मूले आप याद रखो इस तरह से, VD इक्वल टू E/M इंटू टाउ एवरेज, और ये सारे फॉर्मूलेस। इसको रफ करके करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या बोला है, करंट हमको वेरिएबल दिया है इस बार क्वेश्चन के अंदर, और हमको पूछा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज़ टू पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम टाइम T इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके T इक्वल टू 6 सेकेंड तक चार्ज कितना पास कर रहा है, और करंट हमको दिया है यहाँ पर 4 + 2t। हमको पता है कि I इक्वल टू होता है dq/dt। इसके हम लिख सकते हैं कि dq इक्वल टू हो जाएगा I इंटू dt। मतलब हमको करंट दिया हो अगर, और चार्ज फाइंड करना हो तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और अगर चार्ज दिया हो करंट फाइंड करना हो तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट्स 2 to 6, 2 से लेकर 6 तक पूछा है ना। तो यहाँ पर लिखो dq इक्वल टू लिखूंगा I क्या है मेरा 4 + 2t इंटू dt। तो हो जाएगा 4t प्लस 2t² 2, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 6। ये 2 तो कैंसिल हो गया, 6 पहले पुट करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 24 प्लस 36 माइनस ऑफ 2 पुट करूँगा तो 4 2 8, 8 + 4 हो जाएगा 12, 24 माइनस हो जाएगा 12 तो हो जाएगा 12 प्लस 36 हो रहा है 48 कूलम। मेरा चार्ज की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 48 कूलम फ्रॉम टाइम T इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके T इक्वल टू 6 सेकेंड तक, इतना चार्ज इसके अंदर फ्लो किया है। अगर करंट हमको वेरिएबल दिया हो तो इस तरह से उसको इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकालना होता है, ओके। इसको यहाँ पे रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, इलेक्ट्रिक सेल दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा गया है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ओके। इस तरह से एक 2 वोल्ट का है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा है कोई, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट है 0.1 ओम, ये जो है 4 वोल्ट है, ये 0.2 ओम। तो हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो होता है कि E1/R1 प्लस E2/R2, नीचे होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो E1 की वैल्यू दी है 2/R1 की वैल्यू है 0.1 प्लस E2 की वैल्यू है 4/R2 की वैल्यू है 0.2, और नीचे है 1/0.1 प्लस 1/0.2। तो देखो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 20, है ना, 4/2 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा वो, है ना। इस तरह से 2/1 को लिख सकता हूँ 10, 1/10 तो ऊपर चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/10 है तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 40/15, मतलब 5 3 = 5 8, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 2.67 वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2.67 है। सिंपल क्वेश्चन है, खाली हमको वैल्यूज दी है, हमको वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना था, ओके।
तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ अ कार बैटरी इज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो मैक्सिमम पावर ड्रॉन कब होगा। अच्छा, आपको पता है मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होता है। मैक्सिमम पावर का कंडीशन होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ये होता है हमारा मैक्सिमम पावर का कंडीशन। तो मैक्सिमम पावर फॉर्मूला हो जाएगा मेरा I²R, क्योंकि करंट दिया है हमको, रेजिस्टेंस है हमारे पास। अच्छा, करंट दिया है हमको, हमारे पास वोल्टेज है, तो हम V²R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर में। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V²R। तो V क्या हमको दिया है 12 वोल्ट, तो 12 × 12 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको 0.4, तो 4/10 हो जाएगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 316 वाट, 360 वाट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये मैक्सिमम पावर का कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, मैक्सिमम पावर का कंडीशन। इसका पूरा डेरिवेशन जानना है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग। क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट। तो हमको पता है कि टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है, जो कि हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं ना, हम टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं C∅। तो इसमें ये जो होता है यह टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। इसको हमने कहाँ पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर। ये हमारा होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। और फाई क्या है, ये तो डिफ्लेक्शन होता है, ये तो एंगल होता है। इन डिग्रीज लिखो, डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू, देखो टॉर्सनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा τ/φ। ये तो एंगल है, इसको कोई भी वो है नहीं, ठीक है। तो मतलब डायमेंशन लेस होगा, π/3 ये सब होते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, जो टॉर्क का डायमेंशन होगा, देखो जो टॉर्क का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है हमको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है, mLT - 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है L। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा mL²T - 2। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है। तो हमारा mL²T - 2 हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो C ऑप्शन है। देखो जो टॉर्क का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा टॉर्सनल कांस्टेंट का। तो उसके ऊपर से हमने इसका डायमेंशन फाइंड कर लिया, mL2T - 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, शंट वायर शुड बी। शंट वायर क्या होता है, हम जब गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, इस तरह से गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के जस्ट पैरेलल में एक शंट वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा शंट होता है, जो कि होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो हमको ये इसकी वैल्यू जो होती है कम से कम होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए शंट की रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम रेजिस्टेंस कैसे आएगा, देखो हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं लेंथ को कम कर दूं, देखो लेंथ को कम कर दूं और एरिया को बढ़ा दूं, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो कम से कम होगा। जितना लेंथ को कम कर सकूं, जितना एरिया को बढ़ा सकूं। तो हमारा आंसर आएगा लेंथ होना चाहिए शॉर्ट, मतलब शॉर्ट, और एरिया मतलब बड़ा होना चाहिए, मतलब थिक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो शॉर्ट एंड थिक, मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेंथ को जितना कम से कम रखूं, मतलब जितना शॉर्ट हो सके उतना रखूं, और जितना मोटा हो सके उतना करूं। जितना मोटा होगा उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, उतना रेजिस्टेंस घटेगा। हमको यहाँ पर बहुत छोटा रेजिस्टेंस चाहिए, शंट जो होता है बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ओके, तो होप्स तो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो।
अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह का नेटवर्क दिया गया है। देखो ये कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह से नेटवर्क दिया गया है 5 रेजिस्टेंस वाले, और यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, और इसको जो है कनेक्ट कर दिया है डायरेक्टली यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ पर इस तरह से दिया है। और ये मेरा मान लो P पॉइंट, ये XY पॉइंट है, ये Y पॉइंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला होता है, कॉमन पोटेंशियल। हमको पता है अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो यहाँ का पोटेंशियल होगा, यही यहाँ का पोटेंशियल होगा। तो मान लेता हूँ, चलो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं कि x है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो भी x हो जाएगा। मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल y है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो भी y हो जाएगा। ये कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है ना, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं जो पोटेंशियल खा सके। तो यहाँ का पोटेंशियल y, तो यहाँ का पोटेंशियल y, बचे रहेगा ये 2 पॉइंट्स। तो मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल, मान लेता हूँ कोई भी कि x y z है, मान लो z, तो यहाँ का z होगा तो ये घूम फिर के यहाँ पर भी हो जाएगा z। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है x y और z। तो x y और z 3 पॉइंट से इसको हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे x और z के बीच में एक है, तो x और z के बीच में एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखोगे z और x के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो z और x के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। ओके, उसके बाद देखोगे ध्यान से z और x कहाँ, फिर x और y के बीच में, तो x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इस तरह से इसको आप सॉल्व करना होता है। उसके बाद y और z के बीच में, तो y और z के बीच में एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद y और z के बीच में, तो y और z के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर बन रहा है जिसको हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सारे ऑप्शन जो है ऑल द रेजिस्टेंस आर 2 ओम, तो ये जो है 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, सारे के सारे जो है 2 ओम है। अब हमको इसको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, देखोगे ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, है ना। 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो देखोगे 1 और 1 सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका फिर से हो जाएगा 2। तो इस तरह से लास्ट में फिगर बनेगा, ये x है y है, ऊपर का वो रेजिस्टेंस 2 वाला, और यहाँ पर इसका जो टोटल इक्विवेलेंट आ रहा है वो भी 2 आ रहा है। तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। देखो ये 2 और 2 पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में, तो 1 हो गया, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 × 2/2 + 2, तो और उसके बाद 1 और 1 सीरीज में हो जाएगा 2, और 2 और 2 पैरेलल में वापस हो गया 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 ओम है। ओके, तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 ओम। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, कार्बन रजिस्टर वाला आ गया, जिसको भी ट्राई कर लो एक बार। अ कार्बन रेजिस्टेंस हैज 3 बैंड्स, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन, व्हाट विल द रेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इजी मत समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कौन सा रेंज तक वो हमको जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ब्लैक, ब्राउन है, ब्लैक है और ग्रीन है जो कार्बन रजिस्टर है। अच्छा क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करो आप, तब मजा आएगा आपको। क्या पूछा गया है हमको कि पहला क्या है, ब्राउन है, फिर क्या है, ब्लैक है, फिर क्या है, ग्रीन है। आपको बताता हूँ अच्छा क्वेश्चन क्यों है, पहले इसको आप ट्राई करो एक बार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो हमको पता है कि B.B. रॉय वाला कॉन्सेप्ट होता है। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो B ये होता है ब्लैक का, ये होता है ब्राउन, इस तरह से। तो यहाँ चालू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला 2 2 होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में लिखते हैं मीन्स।
मतलब वो नंबर होता है। तो ब्लैक और ब्राउन, पहले ब्लैक है और ब्राउन है ना, हाँ तो ब्राउन और ब्लैक है, ये ब्राउन है और ये ब्लैक है, तो ब्राउन का हो जाएगा 1 और ब्लैक का हो जाएगा 0, 10 इंटू, और दूसरा क्या है ग्रीन, तो ग्रीन के आगे सामने है 5, तो यहाँ पे इंटू ये होता है, तीसरा वाला जो होता है मल्टीप्लायर होता है, 10⁵ हो जाएगा। ओके, ये जो नंबर होते हैं, तीसरा वाला होता है 10⁵ हो जाएगा, और उसके बाद होता है हमारा एरर। ठीक है, तो अगर कोई कलर नहीं दिया हो ना, तो एरर हमको मानना होता है 20% का एरर होता है इसके अंदर, ±20%। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 10 × 10⁵ ±20%। लेकिन ध्यान से देखोगे ना, ये जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में हमको रेंज पूछा है कि कौन से रेंज तक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ध्यान से देखो कि ये हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस है, और उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एरर होता है, ये हमारा मैक्सिमम एरर होता है। सुन लो इसको ध्यान से, ये हमारा मैक्सिमम एरर होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% का एरर हो सकता है, तो इसका 20% आगे ढूंढ लो और 20% पीछे ढूंढ लो, वही हमारा होगा इसका रेंज। तो हमारा आंसर क्या है, 10:6 है। देखो 10:6 है, इसको 20% करता हूँ मैं, इसको 20% कितना आ रहा है, ध्यान देखोगे इसका 20% जो आ रहा है वो आ रहा है 2 × 10⁵, है ना। 20% क्या आ रहा है, 2 × 10⁵ ओम। इसका मतलब क्या है कि इससे इतना माइनस कर लो तो हमारा आंसर आएगा 8 × 10⁵, और इसके अंदर इतना प्लस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 12 × 10⁵, है ना। इसमें माइनस करोगे 10 - 2 8 होगा, और 10 + 2 होगा 12। तो ये हमारा होगा रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एरर है ना वो 20% का है। तो मैक्सिमम एरर अगर 20% का है तो 20% आगे और 20% पीछे तक उतना एरर कर सकता है। तो हमारा इतना वैल्यू तक इसके अंदर आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर, ये जो है बहुत ही नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो एक बार इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर एरर नहीं दिया हो, रेंज पूछा हो, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, आई थिंक तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, नहीं थोड़े 1-2 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। ओके, यहाँ पर तो देखो, हाँ, तो द हीट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, ये तो हमारा पावर होता है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R, इजी क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है कि द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट प्रोड्यूस्ड H/T क्या होता है, पावर डन अपॉन टाइम, पावर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने वाला है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, सॉरी, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको, 50 ओम। उसके बाद क्या दिया गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट है वो हमको दिया है 10 मिली एम्पियर। ओके, इस चेंज टू वोल्ट मीटर, हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग दी है हमको 100 वोल्ट। तो हमको पता होता है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा इस तरह से गैल्वेनोमीटर होता है, इसके पैरेलल में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं। तो V = लिखता हूँ मैं, यहाँ से IG करंट आ रहा है, IG × G + R, ये हमारा फॉर्मूला होता है, V = IG × G + R। तो V है 100 वोल्ट, IG है 10⁻², गैल्वेनोमीटर है 50 + R, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁴, मतलब हो गया 10,000, इक्वल टू आ रहा है 50 + R,
तो R इक्वल टू आएगा 9950 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है 9950। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, जिसको आप निकाल सकते हो। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, मतलब mlt-2 फोर्स, और चार्ज का हो जाएगा A/T। इसको यहाँ पे पुट कर दो, mlt-2 अपॉन चार्ज का हो गया AT, और इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मतलब LT-1। तो सॉल्व कर लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो ध्यान से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा ml2t-2, t-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा t-3 और a-1 इस तरह से। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है m-1, l तो कैंसिल हो गया, l⁻0, t⁻2 और a⁻1। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो जो है m-1, l0, t⁻2, a⁻1। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आप सिंबल निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही क्वेश्चंस करते हैं हम, लेक्चर के लिए इनफ क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैंने कोशिश किया कि सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन के अंदर मैंने CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए थे और गुजकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए थे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उसको भी किया था। तो होप्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और होप्स आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ पड़ ही गया होगा। ओके, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।